हमारे यहाँ पर काम कर रही है इंडिया के अंदर सर। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है सर सभी तक प्लीज? यस सर। यस सर। सही आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। बाकी लोग म्यूट रखेंगे प्लीज। देखिए, फर्स्ट एड वैसे तो हम जाने अनजाने सभी जानते हैं कि एक दूसरे को हम फर्स्ट एड देते हैं, सभी को जरूरत पड़ती है जहां पर हम उसकी मदद करते हैं। फर्स्ट एड का जो चैप्टर है वैसे हम कहते हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसकी अहमियत को देखा जाए, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आज का जो युग है वो भागदौड़ वाला युग है, हमारा मशीनरी युग है। हर एक व्यक्ति को जल्दी है, किसी को किसी ड्यूटी पे पहुंचना है, किसी को कहीं पर जाना है। कोई व्यक्ति तेज रफ्तार से चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट एड की जरूरत सिर्फ रोड के ऊपर ही पड़ती है। हम कई बार घर पे बैठे हैं, कोई बच्चा है, उसके हाथ में कोई खाने की वस्तु वो गले में डाल लेता है, उसके गले में चोकिंग हो जाती है, तब हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। इनकी जो फर्स्ट एड है हमारे जन्म से लेके हमारी अंतिम श्वास तक हमारे साथ चलती है। जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके हमारे जो अंतिम श्वास है उस तक हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट एड की वैल्यूएशन तब खत्म होती है जब हमारी श्वास बंद होती है, यानी जीवन से मृत्यु तक का हमारा फर्स्ट एड के साथ रिश्ता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो हर जगह पर विद्यमान नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं सर, तो उसके अंदर बहुत 25 से 30 हजार पर्सन के ऊपर एक डॉक्टर मिलता है जो एक्चुअली में डॉक्टर होता है। वैसे तो डॉक्टर्स काफी बैठे होते हैं जो साहब, लेकिन फिर भी हम उनको बीच में ले तब भी 20 से 25 हजार के ऊपर एक डॉक्टर हमें अवेलेबल हो पाता है। और ऐसा कोई हमारे पास तंत्र नहीं है कि इमीडिएटली हम डॉक्टर के साथ वार्तालाप कर सकें, डॉक्टर वहां तक आ सके या किसी भी तरह से हम इमीडिएटली वहां पहुंच जाएं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फर्स्ट एडर्स की, फर्स्ट एड की और फर्स्ट एडर्स की। फर्स्ट एड है क्या? देखिए, फर्स्ट एड ऐसी एक इमीडिएट हेल्प है जो हमें बिना मेडिकल इक्विपमेंट्स के देनी है। हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसी के माध्यम से हमें फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट में हमेशा निहित करती है, सबसे पहली है हमारा कोई व्यक्ति है, कोई रोगी है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है जिसको हमने सहायता प्रदान करनी है ताकि उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। तीसरा, उसको जानने के लिए उस लोग को हमने, उसको ब्लड निकल रहा है, चोट लगी है, उसको सहारा लेना है, उसको। फोर्थ है डिस्पोजल कहाँ पे होएगा? सुरक्षित स्थान पर। यानी एक व्यक्ति को फर्स्ट एड देने से पहले हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। कोई रोगी या घायल व्यक्ति हमारे पास है, उसके जो रोग हुआ उसको बढ़ने से कम करने के लिए या उसके रोग को रोकने के लिए हमें जो साधन उपलब्ध है उन्हीं का हमने प्रयोग करना है। जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी वहां है, उन्हीं को हमने पट्टी के रूप में, स्प्रिंट के रूप में या उसको ट्रांसपोर्ट करने के साधन के रूप में प्रयोग में लाना है। और चौथा हमारा ध्येय है, उसको मैंने बताया शिफ्टिंग का, उस शिफ्टिंग के तरफ हमने उसको ले जाना है। ये तो हमारा सिंपली था डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, जो सभी जानते हैं हम लोग। लेकिन इन चीजों 4 चीजों कंक्लूजन के साथ ही हमारी ये फर्स्ट एड स्टार्ट होती है। तीसरा, फर्स्ट एड दे कौन सकता है सर? एक जो अच्छा फर्स्ट एड का ज्ञान रखता है, जिसको फर्स्ट एड की नॉलेज है, सर्टिफिकेशन होती है बकायदा इसकी रेड क्रॉस की तरफ से, 3 डे की जो ट्रेनिंग होती है हमारी उसके अंदर, वो सर्टिफाइड होल्डर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रॉपर फर्स्ट एड दे सकता है। दूसरा, हमें डर लगता है जब हम किसी को हम फर्स्ट एड देते हैं, अक्सर होता है कि खासकर एक्सीडेंट केसेस में जब हम किसी व्यक्ति को सर फर्स्ट एड देते हैं तो फर्स्ट एड के दौरान हमारे मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती है। सबसे पहली शंका होती है कि मैं फर्स्ट एड क्यों दूं? क्यों का कोई रिप्लाई नहीं होता, लेकिन एक अच्छी मानता के नाते मुझे लगता है आपको हमने फर्स्ट एड देनी है। क्योंकि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, जो रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है उसमें से हर एक सटी डेथ ड्यू टू दिस होती है कि उस व्यक्ति को सही समय पर सही फर्स्ट एड का ना मिलना। यदि उस व्यक्ति को सही समय पे फर्स्ट एड मिल जाए और वो डॉक्टर तक पहुंच जाता है तो उसका ये लगा लो कि 40% जो मर्ज है वो कम हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर को आप प्रॉपर बता दो कि मैंने इसको क्या फर्स्ट एड दी है, इसकी प्रॉब्लम क्या थी और उसकी हमने क्या फर्स्ट एड दी है, तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है और इमीडिएट अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और उसकी जान को बचाया जा सकता है। कई मेजर इश्यूज होते हैं जिसके अंदर जान बचनी रेयर होती है, लेकिन फिर भी उनकी जान बचती है ड्यू टू दिस कि उसको सही समय पर सही फर्स्ट एड मिली और वो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच गया। क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास एक वाक्य है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग चंडीगढ़ में थे, एक व्यक्ति के सर पे चोट लगी
उसके सर का जो हिस्सा था वो बिल्कुल खुल गया था, लेकिन वो हेलमेट के अंदर सील्ड था। जब हमें लगा कि वो ब्लड निकल रहा है नीचे से कान के पास से, तो उस व्यक्ति को इमीडिएटली वहां पे पीसीआर पास में अवेलेबल थी इत्तेफाक से, उस पीसीआर के माध्यम से शिफ्ट किया गया सेक्टर 32 में, और वो व्यक्ति आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसका हमें देखा कि उसको ब्लड ज्यादा निकल चुका है और हमें लगा कि उसका खुल चुका है, तो हमने उसका हेलमेट निकालने की चेष्टा नहीं करी। हमने उसको उसी तरफ से जिधर से ब्लड निकला लेटा के इमीडिएटली पीसीआर के माध्यम से 32 तक पहुंचाया। हम वहां तक उसको ड्रॉप करके आए, और उसके पश्चात हमने बाद में उसके जो साथी आगे उनका नंबर लेकर आए, डॉक्टर को हमने जो बात बतानी थी वो बता के जब हम वापसी हमने पता किया, तो आज की डेट में उसकी स्थिति स्थिर है, ठीक है, ऑपरेशन हुआ उसका मेजर, बट नेचुरल वो सेफ है आज की डेट में। सही समय पर सही फर्स्ट एड के मिलने से हम किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। जो मेरा रिप्लाई था, क्यों हमने ये नहीं सोचना आज किसी और को मदद को जरूरत है, कल हमारे किसी व्यक्ति को या हमें जरूरत पड़ सकती है, तो हमें उसके लिए तत्पर रहना है। पुलिस का डर हमारा डर था, वो होता था, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है, यदि किसी भी व्यक्ति की आप फर्स्ट मदद कर रहे हो, दौरान मदद उसकी डेथ भी हो जाती है, तो आपकी मर्जी के बिना ना तो वो आपसी स्टेटमेंट लेगी, ना ही आपको आई विटनेस बनाने के लिए प्रेशराइज कर सकती है, बशर्ते कि उस व्यक्ति के साथ आपकी कोई पुरानी रंजिश ना हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि कोई दो व्यक्ति पहले से लड़ रहे हैं, अगर मैंने उस व्यक्ति की भी मदद करनी है, मदद मैंने उसकी भी करनी है, तो मुझे अकेले मदद नहीं करनी। अगर मुझे पता लगा सामने उसके चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है मेरे सामने, तो मैंने किसी को साथ लेके उसकी मदद करनी है, ताकि वो सारे का हम शक के दायरे में ना आए। तो फर्स्ट एडर का एक सबसे बड़ा योगदान ये भी रहता है कि समय को बचाते हुए दूसरे की हमने मदद करनी है। अब आ जाती है क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर। देखिए, सभी जानते हैं कि अच्छा जो नागरिक के गुण होते हैं, वो सारी क्वालिटी फर्स्ट एडर के अंदर होनी चाहिए। एक अच्छे फर्स्ट एडर को सबसे पहले तो लीडरशिप की भावना उसके अंदर होनी चाहिए सर, आगे आने की भावना। आप दुर्घटना स्थल पर जब भी अवेलेबल होते हो, तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग ना किसी उसकी हेल्प करने की बजाय वीडियो बना रहे होते हैं, और आसपास खड़े होकर इस तरह वीडियो बना के उसी पर शेयर करने में लगे होते हैं, जबकि इतनी देर में अगर वो चाहें तो हम एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में हमें कुछ नंबर भी याद रखने चाहिए, और अपने जो स्कूल में बच्चे हैं उन सब बच्ची को स्कूल के किसी बोर्ड के ऊपर या स्कूल की क्लासेस में हमें मंथ में किसी प्रेयर के टाइम उन नंबर्स को रिपीट जरूर करना चाहिए, किस नंबर की क्या आवश्यकता है। एम्बुलेंस कंट्रोल के लिए जैसे 108 है, अब तो 112 है, पुलिस भी आ जाती है, एम्बुलेंस उसी भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती सर। नेशनल हाईवे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर लंबी रूट पे, तो 1073 हमें याद होना चाहिए भी नेशनल हाईवे का हेल्पलाइन नंबर है। लड़कियां खासकर जो हैं उनको महिला हेल्पलाइन के नंबरों के बारे में ज्ञान देना चाहिए, 1091, अभी आप इस पे हेल्प कर सकते हो बुजुर्गों को, अभी आप अकेले रहते हो घर के अंदर तो। और जो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है, कहीं पर बच्चों के ऊपर कोई क्रूरता होती है, लेबर का काम लिया जाता है, तो 1098 पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे नंबर है जो हमें हमेशा ही हमारे दिमाग में या हमारे जहन में रहने चाहिए, तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे सर। उसके लिए आगे से अगर हम इस चीजों को अपने तक सीमित भी रखना, हमने ये बच्चों को सभी को हमने बताना है सर, क्योंकि फर्स्ट एड एक व्यक्ति की जान को बचाने में सबसे अहम रोल अदा करती है सर। दूसरा, उस व्यक्ति को रिसोर्सफुल होना चाहिए सर, जो व्यक्ति फर्स्ट एड को देने की अपने अंदर मदद करने की सेवा भावना रखता है सर। उसके अंदर रिसोर्सफुल हम किसे कहते हैं सर? जो साधन संपन्न। लेकिन हमारी फर्स्ट एड में सर रिसोर्सफुल पर्सन का डिफरेंस थोड़ा सा अलग है। अभी साधनों का जो आसपास उपलब्ध है, उन साधनों का उपयोग कैसे करना। अब जैसे कि मैं दुर्घटना स्थल पर किसी को जाता हूँ, किसी की मदद करता हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति है जिसके गले के अंदर उसने अपना कोई टॉवल वगैरह डाला हुआ है सर, उस टॉवल का मांगने के लिए अगर मैं कहूंगा कि जरा टॉवल देना, टॉवल मुझे बिल्कुल नहीं देगा। अगर उसको कहूंगा अंकल जी, चाचा, ताया, मित्र, सरदार जी, वो अपनी सरदार जी को कहेंगे, वो पगड़ी तक आपको उतार के दे देगा उसको बचाने के लिए। यानी कि हमारे अंदर वो टैक्टफुल वो भावना होनी चाहिए कि हमने आसपास के लोगों से भी काम लेना है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला फर्स्ट एड दे पाऊंगा, जो आसपास अगर कोई साधन हमारे पास हेल्प मौजूद है, उन लोगों को अपने साथ सम्मिलित करना है। अभी इस व्यक्ति का चोट लगी है, मैं इसको जानता हूं, भले ही आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, 2-4 वर्ड आपने उसकी फेवर में बोलने पड़ेंगे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, आइए इसकी मदद करते हैं, इसको बचाते हैं, ये यहाँ से अक्सर गुजरता है। एक व्यक्ति को बोल सकते हो आप एम्बुलेंस कंट्रोल रूम फोन कर दीजिए, उसकी जेब में कोई मोबाइल है, उसका नंबर देकर उसके परिवार को सूचित करना है तरीके से। उसके आसपास का आपने माहौल को भी ठीक करना है। तीसरा, आपने इमीडिएट काम करने हैं। 45 हमारे पास गोल्डन हावर होता है 45 मिनट्स का, जिसे हम गोल्डन हावर्स के रूप में कॉल करते हैं सर। हमारे जो फर्स्ट 45 मिनट्स होते हैं वो
माइंड्स डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की जान को हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। जो काम आप उस टाइम के दौरान कर लोगे वही आपके इन फ्यूचर काम आएगा सर। उसके पश्चात धैर्यवान, जब आप किसी की मदद कर रहे हो, अगर उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, उसके किसी चीज पे फ्रैक्चर आया है, आप उसकी बाजू उठाने की कोशिश करोगे सर, हो सकता है वो गुस्से में आपको कुछ बोल दे। अभी तोड़ेगा क्या, कुछ भी बोल सकता है, आप शब्द भी बोल सकता है, क्या उसको दर्द होएगा सर। आपने उसको उठाने की कोशिश करी है तो उसको दर्द होता है, लेकिन वो चीजें हमने इग्नोर करनी है, उसकी मदद करनी है। वो कई बार मैंने देखा है कि अभी कोई लेडी तो खारखा थप्पड़ भी मार देती हैं, क्योंकि अभी अगर सेन चौक के पास एक ऑटो पलटा था कुछ दिन पहले, मैं वहां था, तो उस ऑटो में लेडीज की टांग नीचे आ गई थी, उसमें फ्रैक्चर हो चुका था, हमें पता था, लेकिन वो ऑटो को उठाने नहीं दे रही थी। अभी ऑटो मत उठाइए, टांग दर्द हो रही है, बढ़ रहा है दर्द उठाने से, ठीक है ना। जो ऑटो वाले का तो उसने गला पकड़ रखा था, मैंने उससे बड़ी मुश्किल से क्लियर किया वहां से। तो उस दौरान हमें थोड़ा सा उससे अपने फेवर में लेना पड़ता है, प्यार से। अभी कोई बात नहीं आंटी जी, आप इसको घबराइए मत, इसका कसूर नहीं है, अभी आपकी टांग पे दर्द इसलिए हो रहा है कि वजन पड़ा है। उसको हम डाइवर्ट करते हैं, जैसे हम उसको डाइवर्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसको अपने फेथ में लिया, फेथ में लेने के पश्चात कार्रवाई हमने सर उसको करनी है। यानी कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता का, धैर्य का और अपना शांत तरीके से लोगों से आप मदद लेकर हमने वहां मौके पर काम करना है। ये एक अच्छे फर्स्ट एड के गुण हैं, जो एक अच्छे फर्स्ट की एबिलिटीज हैं। अगर हम थोड़ा सा भी कहीं पे गुस्सा करेंगे तो दूसरे लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, और हमारी मदद नहीं करेंगे इट मीन जिस जो सामने हमारे कैजुअलिटी है हम उसकी मदद प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। फिर वो हम चाहे किसी को कोसते रहें, कुछ करते हैं, यही कहीं लोगों मेरे साथ नहीं लगे क्यों नहीं, हमारी बिहेवियर की वजह से, थोड़ा डर की वजह से। वो लोगों का हमने डर निकालना है सबसे पहले, पुलिस का, और उसके बाद अपनी सूझबूझ से हमने अपने उसको साथ लेना है। देखिए फर्स्ट एड का उद्देश्य हर एक चीज का होता है। अभी हम सब लोग पढ़े थे, पढ़ने के पश्चात हमें नौकरी करनी है, कहीं पर जाना है, इस तरह फर्स्ट एड का भी एक उद्देश्य है। फर्स्ट एड 3 उद्देश्यों के ऊपर सन्निहित करती है। सबसे पहला उद्देश्य है एक जो घायल या रोगी व्यक्ति है उस व्यक्ति को जान को बचाना। दूसरा है बढ़ते हुए रोग को कम करना। तीसरा है जल्द से सुरक्षित स्थान पहुंचना। सुरक्षित स्थान के हमारे यहाँ पे अपने मायने हैं, मैंने बताया था आपको। यदि व्यक्ति बीमार है और वो कोई दवा लेना भूल गया था, वो दवा उसके पास विद्यमान होती है, मौजूद होती है। यदि उस दवा को आप उससे पूछ लोगे, अगर वो होश में ठीक ठाक है तो समय बता देगा, बेहोश है तो हमें जानने का प्रयास करना है। वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको बेहोश से कैसे बात करनी है। अगर वो होश में है तो वो बता देगा मुझे दवा भूल गया था और इस दवा को आपने मुझे दे दीजिए। आप उसको दोगे, थोड़ा शांत वातावरण में उसको ले जाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो बोलेगा मुझे दवा की वजह से मुझे प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज मैं ठीक हूँ। तो आप उसे घर तक सलाह दे सकते हो, घर छोड़ सकते हो या घर जाने की सलाह दे सकते हो। तीसरा, यदि व्यक्ति को आपने देखा कि चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टक्कर हुआ आपस में, लेकिन उसके कोई सिर पे चोट नहीं है, या लगा जरूर आपको कि उसका सर नीचे लगा था, तो आपने उसको ध्यान देना है, उसको 5-7 मिनट उसके साथ बात करनी है अलग लेके, ताकि उसके कोई बिहेवियर में बदलाव तो नहीं आ रहा है, तोतलापन तो नहीं हो रहा उसके बिहेवियर में, उसको आपको लग तो रहा है कि ये थोड़ा सा अपने मस्त जो चेहरे खिंचाव तो नहीं फील कर रहा है, वो जैसे कि अपने आपको छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा किसी अपनी चोट को। तो वो चीज आपने ग्रो करनी है। उसके बाद उसको अगर लगता है इस तरह की कोई प्रॉब्लम है भी, आपका हो सकता है कि वो इंटरनल चोट हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो, क्योंकि कई बार वो बाहर नहीं आती इमीडिएटली, और वो अपने आप को पसीना उसको बढ़ रहा है लेकिन वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, वैसे घबरा के पसीना आ रहा है, उसको थोड़ी देर उसके साथ रहिए, उसको वॉच आउट कीजिए 10 से 15 मिनट। उसके पश्चात अगर ठीक नहीं लग, ऐसी पोजीशन रहती है उसकी, तो उसको आगाह कीजिए कि आप हॉस्पिटल उसको रेफर कीजिए, उसको छोड़ के आइए, या एम्बुलेंस को कंट्रोल कीजिए, या उसको किस तरह भी उसके लिए बनाइए कि आप एक बार हॉस्पिटल चेक करवाएं, उसके पश्चात आप जहां चाहें जा सकते हैं। क्योंकि हमने उसकी जान बचानी है, हमारा उद्देश्य यही है कि हमने उसको कन्विंस करना है। जब तक हम उसे कन्विंस नहीं करेंगे तो वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट आता है हमारा एम्स के पश्चात सर स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। हमारा जो स्कोप ऑफ फर्स्ट एड है प्राथमिक सहायता का सर, उसमें हमने ये जानना है कि फर्स्ट एड देनी किसको है, कैसे देनी है, रोग का निर्णय जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमारे 3 बातें निहित करती हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस, दूसरा है ट्रीटमेंट, तीसरा है डिस्पोजल। यानी कि रोग का निर्णय हमने करना है। रोग का निर्णय कैसे करोगे? जब आप किसी कैजुअलिटी के पास जाते हो, सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि कोई भी काम है वो उस चीज का एरिया होता है। जैसे हम बोलते हैं हिस्ट्री जो बीत चुका है, जब आप पहुंचे वहां पे तभी आप किसी मदद कर रहे हो कि आपको लगा व्यक्ति प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम से आने से पहले उसके आसपास के एरिया को चेक करना है हमने, कि उसके आसपास में जैसे कोई टूटा हुआ साइकिल पड़ा हो, कोई दवाई की शीशी पड़ी जिसने ली हो, या कोई बिजली की तार पड़ी हो सर वहां पे, इस तरह की कोई चीज जिससे आप नजर आएगी जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम आई है।
यदि व्यक्ति मैंने बताया कि होश में है तो उस समय आपको ब्रीफ कर देगा कि उसके साथ क्या क्या दिक्कत थी और उसे किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। उसके पास जाते ही जैसे आप उसको री इंश्योर करना है, सबसे पहला काम, जैसे आप उस कैजुअलिटी के पास गए यदि होश में है तो आपने उसको री इंश्योर करना है। री इंश्योर मैंने कि उसको सांत्वना देनी है, आपने उसका हौसला बढ़ाना है कि आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, कोई बात नहीं, छोटी मोटी जो होता है ठीक हो जाएगी, घबराओ मत आप। जैसे आपने उसको री इंश्योर किया, उसको 20 से 30% तक जो दर्द होता है वो कम हो जाता है और उसको उम्मीद हो जाती है कि मुझे बचाने वाला कोई व्यक्ति हमारे पास आ गया है। और यदि व्यक्ति बेहोश है, अब आ जाती है बात बेहोश की, कि व्यक्ति बेहोश है तो हम कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने बताया, उसके बिखरे पड़े सामान को देखकर, आसपास जो उसका टूटा हुआ साइकिल है उसको देखकर। इसके अलावा हमारा दूसरा, ये मैं छोटी डमी ले रहा हूँ आपके साथ, नजर आ रही है सर सभी को? सर डमी नजर आ रही है सभी को? हाँ जी। अब दिख रही है सर डमी सभी को? यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है हेड टू टो, सिर से पांव तक का निरीक्षण करना। देखिए, पेशेंट अगर बेहोश है तो हमने बिना टाइम गवाए हमने विशेष बातें रखनी याद। जब हम किसी रोगी के पास जाते हैं, सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित करना है। अपने आप को सुरक्षित करने के मीनिंग है कि हमने देखना है कि जो आसपास उसका कारण है वो एक्टिव तो नहीं है आज की डेट में या इस समय में, ठीक है। इसका मतलब डी, हमारे जो गोल्डन रूल्स, उसके बाद बताता हूँ कुछ हमारे नियम है फर्स्ट एड के। हमारे जो नियम्स होते हैं गोशम कहते हैं गोल्डन रूल्स। हम डेली कुछ खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हमारे एक नियम बने हुए हैं। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जॉगिंग पे जाऊंगा, उसके पश्चात मैं ऑफिस जाना है, तैयार होना से ऑफिस हुआ, शाम को बच्चों को कुछ टाइम स्पेयर करना है, फिर शाम को मैंने अपना नेक्स्ट डे का प्लान करना है, जो भी काम करना है। उसी तरह हमारे फर्स्ट एड के भी कुछ नियम है, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड। गोल्डन रूल इसलिए कहा गया है कि हम गोल्ड एक महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, मूल्यवान वस्तु मानते हैं, और उसी तरह जो अगर फर्स्ट एड किसी जान बचा रहा है तो हम उसको भी मूल्यवान मानते हैं, ठीक है। हेड टू टो का निरीक्षण हमने करना है अगर एक बेहोश व्यक्ति है, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हम उसको बोलते हैं डेंजर रिमूव। खतरे का कारण या जो उसकी घटना घटित हो उसका कारण क्या है, जो क्या वो क्रियाशील तो नहीं है। अगर वो कारण क्रियाशील है तो हमें सबसे पहले उस कारण को दूर करना है या रोगी को वहां से दूर करना है। दोनों ऑप्शन हमारे पास रखनी है हमने। सबसे पहले कोशिश करनी है कि खतरे को रोगी से दूर करें या रोगी को खतरे से दूर करें, तब हम अपने उसकी फर्स्ट एड देनी है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और जाते हम भी उसके नीचे उसको निकालने लगे, पता लगा दूसरे ट्रक को हमने हाथ भी नहीं दिया और पीछे दूसरी गाड़ी आई, पीछे से उसको ठोक दिया और उसको हमारी कैजुअलिटी कितनी होगी? पहले तो एक थी नीचे, अब कितनी होगी है? 2। ये अक्सर होता है, धुंध में होता है, रात में होता है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति होता है वो डर जाता है देख के, सामने कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मेरे ऊपर कोई बात ना जाए, कोशिश करता है निकलने की साइड से, ठीक है ना, और उस आपाधापी में कहीं ना कहीं वो भी टकरा जाता है। तो हमने सबसे पहले उस कारण को दूर करना है जिस कारण की वजह से व्यक्ति को चोट आई है। इसमें ऐसा नहीं है कि रोड के ऊपर आती है, हम क्लास में, स्कूल में या घर पे कई बार होता है, कोई बिजली की तार नंगी पड़ी थी, साफ सफाई करते हुए किसी व्यक्ति का उसको हाथ में वो पकड़ लेता है, इस तरह से किसी को पकड़ लिया तार को, दूसरा व्यक्ति नंगे हाथ से भाग के उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा तो वो भी चिपक जाएगा। क्यों? बिजली को प्रवाह के लिए अर्थिंग की जरूरत होती है, और घर में अक्सर हम लोग नंगे पांव रहते हैं, या कहीं ऐसा नहीं है जो हमारे आजकल सिंथेटिक कपड़े होते हैं सर, उसमें बिजली प्रवाह हो जाता है। अगर हमारा दीवार के साथ वो लग गया है तो भी बिजली प्रवाह हो जाएगा, जरूरत नहीं कि हमें नंगे पांव की जरूरत है। उस सिंथेटिक चीजों में, इसके अंदर से भी कई चीजों में हमारी बिजली का प्रवाह निकल जाता है, अर्थिंग निकल जाती है, जिसकी वजह से हम बिजली हमें पकड़ लेती है। अगर हमारी चीजें नहीं होगी तो बिजली हमें झटका देगी, झटका देने से हम गिर जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज बिजली हमें पकड़ेगी, पकड़ने से वो हमारे, जब तक हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जहां तक चल रहा है, उसे वो जहां तक जमीन से अर्थिंग मिल रही है वो क्रियाशील रहेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले उस क्रियाशील कारण को दूर करना पड़ेगा। जो कारण है उस रोग का, उस रोग को दूर करना, डेंजर रिमूव, यानी कि रोगी से कारण को या कारण को रोगी से हमने दूर करना है, ठीक है सर। इसको हमने सबसे पहले हमने कारण को दूर किया, हमारा डेंजर रिमूव हो गया। उसके पश्चात हम इसकी हेड टू टो चेक करेंगे, ऐसे इस तरह से, अगर उसकी चेहरे की तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, बिल्कुल सर। जो पेशेंट है उसको सीधा लेटाया और उसके हमने हेड टू टो उसकी बिल्कुल ऐसे चेक करना है। अब यहाँ से हाथ लगाने से उसके चेहरे पे नजर देना, कहीं पे अगर आप यहाँ पे हाथ लगाते हो तो उसके चेहरे पे थोड़ा दिमाग प्रेशर पड़ता है, या थोड़ा सा अपने आप को फील करता है, बेहोश है लेकिन दर्द तो उसको फील हो रहा है ना अभी, ठीक है ना। वो हमने नीचे हेड टू टो निरीक्षण करना है। हमें पता लगा कि इसकी कोई नहीं, सिर्फ इसकी हंसली हड्डी टूटी हुई है, आपको इस वजह से इसको चोट आई है, तो हमने
सर अनम्यूट करो, अपने को अनम्यूट करो। ठीक है सर, थोड़ा ये ऊपर कर लो डम्मी को थोड़ा। हाँ जी, हाँ आप ठीक है, थोड़ा सा और। हाँ जी आ सर। गया सर अभी? यस। ठीक है सर। तो हमने हेड टू टो इंडक्शन में निश्चित करना है कि उसे किस प्रकार की चोट लगी है, उसके पश्चात हमें इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है सर। डेंजर आपने रिमूव कर दिया, ठीक है सर, अपने आप को सेव कर लिया। उस कैजुअलिटी को अगर कोई उसका मेजर फ्रैक्चर है, लगता है कि उसको उठाने में अकेले प्रॉब्लम है, तो हमने आसपास के लोगों की, जो मैंने बताया था, मदद लेनी है। जो भी काम करना शांतिप्रिय तरीके से करना है। वहां पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं चोट के दौरान, जो ये कहेंगे देखते ही लगता है कि हमने इन सब से बचना है। अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब हम किसी कैजुअलिटी को लेके जाती है, तो डॉक्टर बड़ा हैरान होता है। अभी इसका सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चोट थी एक बाजू में या टांग में, कुछ फ्रैक्चर था, व्यक्ति की डेथ कैसे हो गई? जब डेथ पोस्टमार्टम होता है तो उसकी रिपोर्ट में आता है कि उसका हार्ट फेल हो गया था। हार्ट फेल किसने किया था? वो जो हमारे पीछे खड़ा था, ये कह रहा था ना कि लगता है कि ये व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति बेहोश था, मरा तो नहीं था ना। बेहोश था, उसके कानों में तो वो आवाज आ रही थी, उसके दिमाग में चहन आया कि तू तो मर चुका, और उसके उस डर की वजह से उसका हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हुई, ना कि उसकी चोट की वजह से उसकी डेथ हुई, ना उसकी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हुई। थोड़ा प्रभाव था, उसको बेहोश हो गया था वो, लेकिन उसकी डेथ हुई हार्ट फेलियर की वजह से। तो लेकिन डॉक्टर ज्यादा वहां किसी को ब्रीफ नहीं करते, क्योंकि हमारा थोड़ा रेडिको का काम है डॉक्टर के साथ रहना, तो हम डॉक्टर से इंटरेक्शन इन बातों के ऊपर करते रहते हैं। अभी कोई एक्सीडेंट आता है तो रेडिको उसकी टीम को वहां भेजा जाता है। अभी हीलिंग टच हॉस्पिटल के सामने कुछ एक्सीडेंट हुए थे, हम बॉडीज को उठा के लेके आए थे, तो हमें भेजा जाता है वहां पे भी आप जाइए। जो भी मदद है हेड की तरफ से, दवाइयों की मदद है, जब घर वाले नहीं आते वो काम कीजिए, हम वो काम करते हैं। देखो सीधी सी बात, ठीक है ना जी। तो हमें डॉक्टर से पूछ लेते हैं हमें कारण क्या था, तो हमें कई बातें वो बता देते हैं कि किसी ना किसी ने इसकी वहां पे कुछ मिसकम्युनिकेशन या विश वर्ड बोले थे, इसका हार्ट फेल हुआ, ये घबरा गया। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो इसके तक बात पहुंची, इसका हार्ट फेल हुआ है, ये डर से हुआ है या अपना घबराने से हुआ है। होता है ना, ब्याह के किसी अच्छी खबर से या माड़ी खबर से बंदे का हर जगह आता है ना, तो वो काम इसके साथ हुआ है। चोट के कारण इसका डेथ नहीं हुई है, लेकिन वो लिखते नहीं उस चीज को, वो उसको क्लियर लिख देते हैं कि इसका हार्ट फेलियर है ड्यू टू ब्लड लॉस, या जो भी उस चीज को मेंशन करते हैं, ताकि उस चीज का कहीं वो मेडिकली प्रॉब्लम ना है किस तरह की उनको क्लेम वगैरह में, ठीक है ना। तो हमने निरीक्षण किया, उसके पश्चात हमें पता है कि व्यक्ति बेहोश है, उसके जो हंसली हड्डी जो टूटी हुई है, उस ट्रीटमेंट से पहले हमने इसकी बेहोशी का इलाज करना है। बेहोशी क्यों आती है? बेहोशी तभी आती है, या तो व्यक्ति की जो ब्लड सर्कुलेशन है किसी तरह से मस्तिष्क तक पूरे ब्लड को ना पहुंच पाना, या हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम, हार्ट का पूरी तरह से पंपिंग ना कर पाना, ताकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना कर, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, या ब्लड का प्रॉपर सप्लाई शरीर में सभी अंगों तक पहुंच ना पाना। दो बातों की वजह से हमारे शरीर में बेहोशी आती है, ठीक है। यदि व्यक्ति बेहोश है, उसको हमने कैसे जानने की कोशिश करनी है? उसको हल्का सा पिंच करना है, तब दबा के देखना है, अलर्ट जिसे हम बोलते हैं, अलर्ट करके देखिए, आपका रिस्पॉन्स करता है तो वो यानी कि अपूर्ण बेहोश है, आपकी रिप्लाई कर रहा है। अगर कुछ नहीं करता तो वो पूर्ण बेहोश है। और अगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, हम उसे पिंच भी कर सकते हैं, चोटी जिसे हम काटना बोलते हैं ना, या कुछ हम चुभो के देखते हैं, तो उसको बोलते हैं पिंच करना, उसको दर्द देने की कोशिश करना। दर्द से अगर उसके चेहरे पे कोई निशान लगता है, कुछ थोड़ी बहुत चेंज आ रहा है, या वो अपने आप को सिकुड़ रही है आंखें उसकी, तो ये आंखें भी हम देख सकते हैं, उसकी आंखों अंदर कोई लाइट डालती हैं, आंख की पुतलियां अगर सिकुड़ती हैं, तो इट मींस वो अपूर्ण बेहोश है और पूर्ण बेहोश नहीं है। पूर्ण बेहोश में अपूर्ण बेहोश में थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। पूर्ण बेहोश वो आपके किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता, अपूर्ण बेहोश में वो आपकी पिंच करने का, थपथपाने का, या चिंटे मारने का, आंख में प्रयास डालने का, उसका थोड़ा रिस्पॉन्स करता है। तो आप समझ सकते हो कि अपूर्ण बेहोश है। उस व्यक्ति को बिल्कुल आप सीधा लिटाइए, और उसके बाद उसको रिकवरी पोजीशन हमारी होती है, जैसे मैं आपको भी करके दिखाऊंगा इसी डम्मी के साथ। रिकवरी पोजीशन में हमने उसको लिटाना होता है, ताकि उसका हार्ट के ऊपर वजन कम हो जाए, और इस तरह से हमने उसको लिटाना होता है, ठीक है ना। उसका जो एक घुटना होता है, ये मोड़ना होता है, जैसे कि जिस तरफ से टूटा उस तरफ से नहीं। पहले इसको हम ठीक करूंगा, बताऊंगा आपको, लिटाने की रिकवरी पोजीशन बीच में बता देता हूँ आपको। इस तरह से हमने लिटाना है, ताकि उसके जो लेफ्ट हैंड पे हार्ट है ना, हार्ट के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, ठीक है ना जी। हार्ट के ऊपर, ये मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये हमारा ये पोजीशन होती है, ये टांग थोड़ी सी आगे होती है दूसरी टांग के ऊपर, इसकी इस तरह से पोजीशन होती है। इस पोजीशन के अंदर उसको हमने लेटाना है, इसको हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन, ठीक है ना। तो ये हमने उस रिकवरी पोजीशन के अंदर उस व्यक्ति को लेटाना है आफ्टर ट्रीटमेंट। अब तक हमारा अभी व्यक्ति बेहोश है, अभी हमारा व्यक्ति होश में नहीं आया है, उस पोजीशन तक हम नहीं पहुंचे हैं।
तो उस व्यक्ति के बेहोश के सबसे नेक्स्ट अपना काम करना है, इस व्यक्ति की आपने चेक करनी है ए, बी एंड सी। ए मैंने होता है एयरवेज। अभी सर थोड़ा वीडियो दिखा रहे थे, मैं जस्ट जब ज्वाइन किया था, सर ने एक बात बताई थी भी हमें कई बार घर पे कुछ नॉन वेज कोई ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे गले में बातें कर रहे होते हैं, हमारे गले में फंस जाता है, चोकिंग जिसे हम बोलते हैं, चोकिंग, जिसके कारण भी आदमी की डेथ हो जाती है। बच्चे गले में कोई कंचा या कोई भी चीज खा लेते हैं, बीच में बात करना शुरू कर देते हैं, या हम इसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अचानक से दो गाड़ियां आपस में टकराई या हमने ब्रेक लगाए, हम ब्रेकफास्ट घर से नहीं करके जाते, वो हमारा अटक जाता है। तो हमें अपनी खुद की भी मदद करनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे की मदद करनी है। ठीक है सर, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप उस व्यक्ति को इस तरह से आगे पकड़कर आप उसके यहाँ पे, अगर बड़ा व्यक्ति है तो ये जो चीज है इसकी इस तरह मुट्ठी बनाकर इसको आगे से, पेट के आगे से दबा सकते हो ऐसे, ये वो आगे की तरफ निकल सकता है। अगर छोटा व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसे हाथ के ऊपर ऐसे भी कर सकते हो, निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, आप घुटने के ऊपर उसे लटा सकते हो, तो जोर से मार सकते हो तो निकलेगा। ठीक है, ये बीच में चोकिंग थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा था। ठीक है ना, अभी हम वार्तालाप थे इसकी एयरवेज। एयरवेज क्या क्या है सर? एयरवेज है हमारे जहां से हम श्वास लेते हैं सर। मोस्टली है नाक, सेकेंडली हमारा अगर नाक बंद होता है तो हम कहते हैं मुंह से भी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हमें इन लोग एयरवेज को चेक करना है कि ये बेहोश व्यक्ति का क्या होता है। अक्सर हमारे अंगों पे कंट्रोल नहीं होता जो व्यक्ति बेहोश होता है, और वो अगर अपूर्ण बेहोश है, धीरे धीरे पूर्ण बेहोश की तरफ जा रहा है, तो वो अपने आप कंट्रोल उसका अपने अंगों के ऊपर खत्म होता जा रहा है। उसके हाल में बेहोशी में उसकी जो टंग होती है वो कई बार अंदर फाल कर जाती है, इसकी वजह से हमारी श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और हम व्यक्ति डेथ की तरफ अग्रसर हो जाता है। डेथ नहीं होती सर उसकी इमीडिएटली, डेथ का एक ड्यूरेशन होती है। एक व्यक्ति यदि सामान्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति को 3 से 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो व्यक्ति डेथ की तरफ अग्रसर होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। हमने उसके मुंह को और अपना नाक को प्रॉपर्ली साफ करना है, कोई चीज तो नहीं अड़ी हुई है उसको देखना है। उसके बाद हमने उसकी चेक करनी है बी, ब्रीदिंग। सर ब्रीदिंग चेक करने का कोई मुझे बीच में बता सकता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं? देखो ब्रीदिंग हम अक्सर देखते हैं कि हम श्वास भी ले रहे हैं, लेकिन किसी को फर्स्ट एड देने से पहले हमें श्वास गति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एनीवन कोई मुझे बताएगा सर हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं? कभी हम कहते हैं ना कि मरे तो तब जो श्वास नहीं आया। सर कोई मुझे बता सकता है? 72 बार। वेरी गुड, शाबाश सर। कोई नेक्स्ट सर? है 10 से 15 से 12 से 15 बार सर। चलिए बहुत अच्छा सर, 12 से 15। कोई तीसरा एक और रिप्लाई कर दीजिए सर। ओनली वन सर, एक बचा है, क्योंकि हम 3 से कंक्लूजन निकालते हैं ना हमेशा। कोई होता है ना काम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फिर उसमें से एक को हम फाइनलाइज करते हैं। हमारे 3 स्टेजेस में मान के चल रहा हूँ, मेरे गोल्डन रूल्स भी 3 हैं, स्कोप ऑफ फर्स्ट एड के अंदर में मेरे 3 टाइम्स हैं, तो इसमें मैं 3 ही मान के चलता हूँ, 3 व्यक्ति। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। हमारी जन्म से मृत्यु तक जो श्वास लेने की गति है सर वो अलग अलग होती है। जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसे अपने जैसे ही वो हमारे वातावरण में आता है, जब उस बच्चे डिलीवरी होती है तो बच्चा हमारे हाथ में आ गया, तो तब से हमने कहा ना बच्चे से फर्स्ट एड जरूरत पड़ती है, तभी उसकी हम नाल काटते हैं यहाँ से, तभी से उसकी हम फर्स्ट एड देना शुरू कर देते हैं सर। ठीक है, जब 0 से लेके 6 महीने का बच्चा होता है सर, उसकी जो श्वास गति होती है वो 35 से 40 मिनट होती है सिर्फ। ठीक है सर, 72 टाइम सर नहीं हो पाती, क्योंकि अगर हम 72 टाइम सांस लेंगे तो इट मींस हम सिर्फ श्वास लेने के लिए रह गए, हमें कोई प्रॉब्लम है या हम किसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे सर। क्योंकि श्वास लेते हैं 1 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 1 2 3 4 यही चलते हैं ना सर। तो उसी हिसाब से हम श्वास लेंगे तो 72 बार कुछ ज्यादा हो जाएगा। हमें जो श्वास गति है 0 से 6 महीने के लिए 35 से 40 बार होती है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक 30 से 35 बार होती है, 1 साल से लेकर 3 साल तक 25 से 30 के बीच में रहती है। उसका कारण है ये, ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसका कारण ये है कि वो बच्चा हमारे वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल रहा है। वो क्योंकि हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसका रंग में चेंज आता है, उसके कुछ अंग हैं जिनका निर्माण होना है, कुछ ऐसा है उसमें हड्डियां एक्स्ट्रा भी होती है बच्चे में, उनको कम होना है, कुछ को ज्यादा होना है। ठीक है ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को हमारे वातावरण को ढालने के लिए वो श्वास गति धीरे धीरे कम होती रहती है, 3 से 6 आ जाता है। ठीक है सर, उसके बाद 6 से 12 में 20 से 25 के बीच में रहती है सर वो, और 12 से जो अब होता है मोस्ट प्रोबेबली वो 15 से 20 के बार में, जैसे सर ने बताया था 15 से 20 के बार में वो हमारी श्वास गति रहती है। अब 15 से 20 बार हमें हमारी एवरेज है, लेकिन अगर हम एक्यूरेट निकालते हैं तो 18 टाइम पर मिनट हम सांस लेते हैं, जो अडल्ट के मामले में हम लोग करते हैं। 18 बार सिर्फ 1 मिनट में, ज्यादा सांस नहीं हम लेते कोई भी।
क्योंकि 18-12 एक मिनट में सांस लेते हैं तो 60 सेकंड में वो हमारा एक्यूरेट रेट है, लेकिन एक्यूरेट कभी होता नहीं है। लेकिन क्यों, अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी 17-18 हो, एक मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ, हो सकता है मेरी 15 ही रह जाए, ठीक है ना। तो हम इसीलिए 15 से 20 काउंट करते हैं सर उसको श्वास गति, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देना है अगर उसकी श्वास गति बंद है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम 10 टाइम दे सकते हैं सर 1 मिनट में, अगर बहुत जरूरत है उसको। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते 18 वाले व्यक्ति को भी। 18 बार हम नेचुरल लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं 1 मिनट में 18 बार उसको श्वास देना है, ठीक है सर। हम उसको 10 टाइम दे सकते हैं। उसका भी प्रोसेस बताता हूँ आपको। यदि व्यक्ति की श्वास बता तो इमीडिएटली हमने उसकी श्वास गति जो प्रोसेस है चालू करना है, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसकी डिफरेंट विधियां होती हैं, माउथ टू माउथ, सिल्वेस्टर, सेफ्रिज, ठीक है ना। लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो यूज करते हैं माउथ टू माउथ। क्यों? देने में आसान है, हर एक आदमी, ठीक है ना। दूसरे को हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसमें भी सर कोई भी कोई छोटा या कोई कपड़ा जब कैजुअलिटी को हम सीधा लेटाते हैं ना सर, उसके कंधे के नीचे थोड़ा सा ही रख लीजिएगा। क्यों? ये थोड़ा सा उच्चा जैसे हो जाएगा। इस उच्चा होने से सर क्या होगा, ये जो इसकी जीभ, ये श्वास मारा गया वो अपने आप विंड पाइप अपने आप खुल जाएगी। जैसे हम ऐसे लेट जाते हैं ना, कई बार में श्वास नहीं आता, हम ऐसे पीछे ऐसे लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थके हारे आते हैं ना, उससे हम रिलैक्स फील करते हैं। वही काम हमारा बेहोशी की हालत में होता है। तो हमारी ये विंड पाइप खुल जाती है, तो हमें किसी कपड़े से उनको सीधा कर सकते हैं। अपना लेफ्ट जो भी आपका जिस तरफ कोशिश कीजिए कैजुअलिटी के राइट तरफ बैठिए, ताकि आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर ये आपने इसको हाथ को मस्तिष्क पे ऐसे टिकाया, ये जो 2 फिंगर हैं, इस फिंगर को नाक के पास ले जाइएगा। इस फिंगर से हमने उसके नाक को बंद करना है। लेकिन इस नाक श्वास देने से पहले अभी हमारा बीच में थोड़ा सा कुछ अधूरा है सर। तो हम श्वास तो मैंने आपको बता दिया, हम चेक कैसे करते हैं सर श्वास को लेने के लिए? कैसे पता लगेगा व्यक्ति श्वास ले रहा है ले रहा है? एक बताइए सिर्फ, श्वास को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका, चलो मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। एक व्यक्ति के आप पेट की तरफ देखिए, या पेट के ऊपर, कैजुअलिटी पेट के ऊपर हाथ रखिए तो वो ऊपर नीचे फॉल होता है। वो श्वास जानने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा, वहां से नहीं पता लगता, चेस्ट देख सकते हैं। अगर चेस्ट गति कर रही है तो इसमें वो श्वास ले रहा है, वो भी खत्म है। तो आप अपनी जो कोई भी हाथ लीजिए, उसकी जो बैक साइड है उसको अगर नाक के आगे ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ गर्म फील होगा। अगर वो जब श्वास छोड़ता है तो गर्म फील होगा, वापसी में आपको थोड़ा ठंडा फील होता है। लेकिन अगर हम बाहर कहीं देख रहे हैं तो ये हमारी जो फीलिंग होती है गर्म फील होगी, ठंडी वाली हमारी फीलिंग नहीं आ पाएगी। तो श्वास छोड़ने की फीलिंग है तो इसमें श्वास ले भी रहा है, गति कम हो सकती है। ये सबसे आसान तरीका है। वैसे कैजुअलिटी हम जल्दी इमीडिएटली देखना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, अपने कान को नाक के पास लगाइए, अपना हाथ पेट के ऊपर रखिए और हमारी नजर उसकी पेट की तरफ सीधा बिल्कुल। ये हमें ध्यान रखना भी, एब्डोमेन गति कर रहा है, पेट से हम अनुभव भी कर रहे हैं और आंख से देख भी रहे हैं। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति को श्वास आ रहा है या नहीं। ठीक है, यदि व्यक्ति को श्वास आ रहा है तो देन ओके है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर श्वास नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली उसको 2 ब्रीथ देंगे साथ के साथ ही। 2 ब्रीथ देने का तरीका मैंने आपको जैसे बताया, ये इसको हाथ को ऊपर रखेंगे, इस नाक को बंद करेंगे, पूरे मुंह को खोलेंगे इसके प्रॉपर। मुंह को खोलने के पश्चात अपने मुंह से हवा नहीं भरेंगे, नाक से हवा भरेंगे। उसको बिना ऑब्जर्व करे बिल्कुल ये ग्रिप करके जो लिप्स है उसके साथ उसको ड्रॉप कर देंगे उसके अंदर, और तो उसके पश्चात करेंगे नाक को थोड़ा सा छोड़ देंगे, मुंह को बंद कर देंगे ताकि श्वास बाहर आए। ठीक है, यह प्रक्रिया दोबारा 200 बार फिर करेंगे। ये फिर ऐसे करेंगे, ये हमने थोड़ा ब्रेक देके थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड ब्रेक दे, दोबारा 2 बार फिर देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक इसकी श्वास गति नहीं चल जाती। अब हम सोचते हैं कि हम लेते क्या है सर, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही ना सर? लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर ऑक्सीजन की कुछ मात्रा अपने अंदर लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 से 5 मैक्सिमम 10% तक हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, बाकी ऑक्सीजन वापस आती है। हम सारी ऑक्सीजन इमीडिएटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बाकी ऑक्सीजन भी वापस आती है अन्य गैसों के साथ। ठीक है ना, वो ऑक्सीजन इसके शरीर में जाएगी, वो इसको क्रियाशील करेगी, इसके तंत्र को। ठीक है ना, इसकी श्वास तंत्र है जो उसको क्रियाशील करेगी, उससे इसकी श्वास एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता था, ए हो गया आपका एयरवेज, बी हो गया ब्रीथिंग। अब आ जाता है तीसरा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वो मैंने बताया था, वो भी जरूरी है। अगर आपकी श्वास गति चल रही है तो शरीर में वो सारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन पहुंच रही है तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने का साधन क्या है? ब्लड। ब्लड से ही पहुंचेगी ना जी, डायरेक्ट तो नहीं जाती वो।
हवा हमारे शरीर में डायरेक्ट नहीं जाती, ब्लड के माध्यम से ही कंक्लूज होके जाती है। तो ब्लड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? हमारा हार्ट। हार्ट हमारा कहाँ पर होता है? हार्ट हमारा कहाँ पर होता है, कोई बताएगा एक व्यक्ति प्लीज? मेरी आवाज आ रही है सर सभी तक प्लीज? जसमेर सर? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए देखिए, मैं आपको ब्लड की पोजीशन बता देता हूँ। ये हमारी स्टर्नम बोन है सर। ये जो बीच में हमारे बीच में सेंटर में बोन होती है ना, दोनों तरफ पसलियां हमारी 12-12, बीच में एक बोन है स्टर्नम। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है ना सर जी, जी, विद इन ए मिनट मीटिंग थोड़ी ये ऑफ होगी, फिर रीज्वाइन करेंगे हम। ये 40 मिनट का है ना वर्जन, तो 1 ओके, मिनट मुझे के हाँ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। चलिए इतना चलते रहते हैं, जहां तक हाँ चलते हाँ सही, जी, ठीक है ना? हाँ जी।